प्रोफेसर अमिता जी जो कि आप लखनऊ से हैं, उनके लिए यही कहेंगे कि अपनी मासूमियत को सख्ती में ढाल लेती हैं, अपनी मासूमियत को सख्ती में ढाल लेती हैं, काम जैसा भी दो कर कमान लेती हैं, और जब भी कहीं बेटे घुटने को टेक देते हैं तो भारत की बेटियां आकर के तिरंगा संभाल देती हैं। तो हम चाहेंगे एक बार दिल खोल करके तालियां होनी चाहिए। अब तक जितनी तालियां उससे खतरनाक तालियां। तो सम्मानीय अमिता जी, जय जय सम्राट, जय जय सम्राट, जय जय सम्राट। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। आज चक्रवर्ती सम्राट अशोक की जन्म जयंती पर आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। मैं उन सभी महापुरुषों को नमन करती हूँ, महानायकों को नमन करती हूँ, जिन लोगों ने असमानता के विरोध में समानता का प्रचार प्रसार किया, जिन महापुरुषों और महानायकों ने हमें मान सम्मान स्वाभिमान शिक्षा संपत्ति संरक्षण और वोट का अधिकार दिया, उन सभी महापुरुषों और महानायकों को नमन करते हुए आपके सामने अपनी बात को रखने का प्रयास करते हैं। कभी सही कर दीजिए इसको, बार बार कंसिडर। जो कभी ना पूरा हुआ उसे अरमान कहते हैं, जो कभी ना पूरा हुआ उसे अरमान कहते हैं, और जो कभी नहीं बदले उसे ईमान कहते हैं। जो कभी ना पूरा हुआ उसे अरमान कहते हैं, और जो कभी नहीं बदले उसे ईमान कहते हैं। जिनसे सीखा है हमने जिंदगी का सलीका, जिनसे सीखा है हमने जिंदगी का सलीका, उसे चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान कहते हैं। आज आपके बीच में सम्राट अशोक की जयंती के अवसर पर मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। हम जिस मौर्य काल की बात करते हैं, उस मौर्य काल के सारे सिद्धांतों को जानना और समझना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। मैं पेशे से एक टीचर हूँ, एकेडमिक फील्ड से जुड़ी हुई एक लड़की हूँ, एक महिला हूँ, एक बेटी हूँ। तो मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है, मैं जो सारी आपको बातें बताऊं किसी एक व्यक्ति विशेष की पक्ष में ना बताऊं, बल्कि सभी लोगों को साथ में मिलकर बताऊं, ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। इसके लिए मैं आप सभी से पहले माफी चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगे तो आप मेरे से अकेले में डिस्कशन कर लीजिए। तो साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात को शुरू करती हूँ। आज हम सभी लोगों ने ये देखा, आप लोग का उत्साह देख करके मैं आप लोग का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप जैसे लोगों ने जो आप शक्ति प्रदर्शन किया, यह शक्ति प्रदर्शन आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तरीके से भी होनी चाहिए। ये शक्ति प्रदर्शन हमारे समाज के लिए, जिस समाज को मान सम्मान स्वाभिमान शिक्षा संपत्ति रोटी कपड़ा मकान चाहिए, ये शक्ति प्रदर्शन उसके लिए भी होना चाहिए। केवल आज के ही दिन नहीं, 365 दिन में अगर आपने केवल एक दिन ही सम्राट अशोक के राज का प्रतिस्थापन करने का काम किया तो कहीं ना कहीं हम सम्राट अशोक के साथ धोखेबाजी करेंगे। सम्राट अशोक का जो राजकाज था वो 3 शासनों में बदला हुआ था। मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन था वो 3 सेंटर में बदला हुआ था। पहला उनका था नगर प्रशासन, दूसरा राजस्व प्रशासन और तीसरा था सामाजिक जीवन। ये 3 तरीके से उनका जीवन चरित्र है। हम क्या करते हैं, हमारी अधूरी जानकारी जहर के समान होती है। अधूरी जानकारी जहर के समान कैसे होती है? जैसे एक बाल्टी दूध हो, उसमें आधा काट के नींबू निचोड़ दो, दूध फट जाता है। वैसे हमारी जानकारी भी अगर अधूरी होगी तो हम समाज में न्याय का काम कभी नहीं कर पाएंगे। जिन सम्राट अशोक ने कल्याणकारी राज का एम्पायर खड़ा किया, हम उन सम्राट अशोक के महान के बारे में अगर जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मौर्य सम्राट के इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। जिन्होंने सबसे पहले
जीने का सलीका सिखाया, उनका नाम सम्राट अशोक है। जिन्होंने इस देश में किसी के साथ भी असमानता का व्यवहार नहीं किया, सभी जाति के लोगों को एक साथ ला करके काम किया, उनका नाम सम्राट अशोक महान कहते हैं। लेकिन हमें कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान देने की जरूरत है कि आज जो हम काम कर रहे हैं वो कितना सही है, कितना गलत है। कोई भी कार्यक्रम करने का एक मकसद होता है, कोई भी कार्यक्रम करने का एक मकसद होता है। हो सकता है यहाँ कुछ लोगों का कार्यक्रम करने का मकसद हो, लेकिन मैं यहाँ मकसद के लिए बोलना चाहती हूँ। मेरा मकसद केवल बोलना नहीं है, मकसद के लिए बोलना चाहती हूँ। वो मकसद ये है कि आज भी सम्राट अशोक के एम्पायर में कहीं ना कहीं हम लोग उसमें पूरी तरह सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं। उसका क्या कारण है? आजादी के 75 साल बीतने के बाद भी इस समाज को समानता का अधिकार नहीं मिल पा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं हम और आप मिलकर के दोषी है, क्योंकि हम लोग किसी एक कम्युनिटी को अगर स्ट्रांग बनाते हैं तो इससे सम्राट अशोक का काम तो नहीं कर रहे, क्योंकि सम्राट अशोक ने अपने शिलालेख में लिखा है, अपने स्तंभ लेख में लिखा है, अपने दीर्घ लेख में लिखा है, अपने लघु लेख में लिखा है। उनका जो 14 दीर्घ लेख है, उनका 7 शिला जो लेख है, जो छोटा लेख है, उसमें वो लिखाते हैं और लिखते हैं। और सबसे बड़ी बात, लिखने वाले कौन होते हैं? जो लिखाते बात की बात है, लिखने वाले कौन होते हैं? एक शब्द है चपड़। लोग कहते ना बहुत चपड़ चपड़ मत करो, ऐसे कहते हैं। आम भाषा में लोग कहते बहुत चपड़ चपड़ मत करो। उस स्तंभ लेख को और शिलालेख को लिखने वाले का नाम ही चपड़ था। आप सोचो भाषाई प्रहार कितने तरीके से हमारे समाज में होता है। भाषा जो होती है ना, भाषाई प्रहार, कि अगर आपके महापुरुषों के अधिकार के बारे में आप जान जाओगे कि जो कौम अपना इतिहास जानती है अपने भविष्य का निर्माण कर सकती है। हम हमारे समाज का इतिहास नहीं जानते, अपने महापुरुषों का इतिहास नहीं जानते, हमारे भविष्य का निर्माण होगा कैसे? वकील, प्रोफेसर, इंजीनियर बनाएंगे कहाँ से? हम डीएम, एसडीएम, कलेक्टर, सांसद, विधायक, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनाएंगे कहाँ से? अगर हमें वो सारी जानकारी नहीं होगी तो हम कहीं ना कहीं इस माया जाल में फंसे रहेंगे और फंस करके अपने ही समाज का विनाश करेंगे, अपने ही लोगों का विनाश करेंगे। उन्होंने अपने शिलालेख में जो लिखा है वो बातें बताने से पहले मैं आपको उनके साम्राज्य के बारे में बता रही थी कि उनका 3 तरीके का साम्राज्य था, नगर प्रशासन, राजस्व प्रशासन और उनका जो तीसरा था सामाजिक जीवन। उनका जो नगर प्रशासन था उसमें 6 कमेटियां हुआ करती थी। शिल्पकला कमेटी थी, विदेश समिति थी, जनसंख्या समिति थी, उद्योग व्यापार समिति थी, वस्तु निरीक्षक समिति थी और कर समिति थी। इतनी समितियां उनकी उस समय थी जो साम्राज्य को चला रही थी। उनका जो राजस्व प्रशासन था उसमें अगर आप कौटिल्य का अर्थशास्त्र ले लीजिए, मैगस्थनीज की इंडिका ले लीजिए, या फिर आपके यही रुमन देवी का अभिलेख ले लीजिए, उसमें जो उनका आंकड़ा आता है कर लगाने का राजस्व पे, जमीन में कभी 1/6 है, कभी 1/4 है, कभी 1/8 है। वो सीता कर लगाते हैं। सीता कर पता है किसको? ये महिलाओं को समझने की, सीता कर किसको कहते हैं? सीता कर वो जो सरकारी जमीन होती है जिसपे हमारे लोग किसानी करते हैं, उसमें जो आप सरकार को अदा करते हैं कर, उसको सीता कर कहा जाता था। भूमि कर लगाते थे, सॉरी भाग कर लगाते थे। जो निजी संपत्ति में हम जमीन में अपने खाद्यान्न उगाते थे, उसके बाद जो हम अनुदान देते थे उसको भाग कर कहा जाता था। बलिकर ये था, धर्म के नाम पे बलि कर लिया जाता था। वज्र कर, जो लोग घास उगाते थे उनसे भी कर लिया जाता था। ये कर इसलिए नहीं लिया जाता था, इसलिए कि जब कभी हमारे देश में अकाल पड़े, इमरजेंसी पड़े, तो वो हम अपने लोगों की सेवा और सहायता कर सके, इसके लिए वो कर लिया जाता था। तीसरा है सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण चीजें, शिक्षा, सैनिक, व्यापार और सर्विस, ये 4 चीजें सामाजिक जीवन में है। शिक्षा, सैनिक, व्यापार और सर्विस, और अंतिम में है महिलाओं की दशा। मौर्य काल में सबसे अच्छी थी। मौर्य काल में महिलाओं की दशा सबसे अच्छी थी। उस समय सती प्रथा नाम नहीं था। आपको जानना होगा, समझना होगा, जब सम्राट अशोक महान ने धम्म अपनाया, उन्होंने सबसे पहले लोगों को शिक्षा के नाम पे धम्म पढ़ने को कहा कि आप धम्म को पढ़ो। दूसरा सैनिक, यानी उन्होंने अपने सैनिकों का निर्माण, आप जानते हैं कलिंग के युद्ध में कितने लाखों सैनिकों ने लड़ाई लड़ी, वहां
वहां के बाद उनका दिल पसीजा और वो धम्म के रास्ते पे गए, बुद्धिज्म को अपनाया। यहाँ तक कि जब उड़ीसा में वो शिलालेख लिखवा रहे थे, वहां के लोग मान नहीं रहे थे, तो सम्राट अशोक ने वहां कहा, हमने केवल हथियार चलाना छोड़ा है, हमने हथियार अभी भी रखे हैं, इन हाथों ने हथियार चलाना छोड़ा है। यहाँ तक ये भी था कि जब वो वहां लिखा रहे थे तो लोग वहां विरोध कर रहे थे। सबसे बड़ी बात, विरोध क्यों होता है? सम्राट अशोक का जो लिपि है वो लिपि कई सारी भाषाओं में है। आपके भारत में ब्राह्मी लिपि है, पाकिस्तान में अगर जाइए तो आप खरोष्ठी लिपि है, अफगानिस्तान में जाइए तो अरमाइक लिपि है, यूनान में जाइए तो यूनान की, यानी कहने का मतलब वो भाषा का ध्यान देके हर तरीके से उन लिपिबद्ध करते थे और पत्थरों पे खोद के लिखाया करते थे। तो उस संदर्भ में एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, महिलाओं के साथ बराबरी की प्रेरणा कहां से मिली सम्राट अशोक को कि महिलाओं के साथ बराबरी का अधिकार करना चाहिए। जब धम्म को अपनाया तो धम्म को अपनाने के साथ उन्होंने उसका प्रचार प्रसार भी किया, उसके लिए वो मगध भी गए। उनके समय पाटलिपुत्र जैसे जगह पे बौद्ध समितियां भी हुई। तो सम्राट अशोक के अंदर ये कहां से जागरण हुई, कहां से प्रेरणा मिली कि उन्होंने सबसे पहले अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को श्रीलंका में धम्म के प्रचार के लिए भेज दिया। ये प्रेरणा कहां से मिली, ये बात हमें जाननी चाहिए। जब उन्होंने बुद्ध धम्म को पढ़ा तो सम्राट अशोक उस समय जब विचरण कर रहे थे, सब चीज सोच रहे थे, समझ रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, भंते लोग से मिल रहे थे, तो उस समय उन्होंने जो आकलन किया उसका आपको अंदाजा बताते प्रेरणा कहां से मिली कि महिलाओं को भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। मैं ये मान सकती हूँ अगर धम्म को नहीं पढ़ा होता सम्राट अशोक महान ने तो उन्होंने अपने राजकाज में जितनी भी सैनिक थी वो सारी महिलाएं थी, किसी पुरुष को सैनिक नहीं रखा था, जितनी अंगरक्षक थी सारी महिलाएं थी। ये कहां से प्रेरणा इस बात को बताते हैं आप। बुद्ध के समय प्रसेनजीत नाम के राजा थे। प्रसेनजीत राजा जो थे उनकी 2 रानियां थी। कितनी थी? 2 रानियां थी और दोनों को संतान पैदा हुई। जब दोनों को संतान पैदा हुए तो वो राजा विचरण कर रहे थे तो उनको बहुत तकलीफ हो रही थी। तकलीफ क्यों हो रही थी? वो राजा जिस रानी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, बहुत ज्यादा प्यार करते थे, उस रानी को पुत्री पैदा हो गई। तो तथागत से पूछे, तथागत मुझे तकलीफ इस बात की है कि मैं जिस रानी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, उनको पुत्री पैदा हो गई। बोले किस बात की तकलीफ? बोले कभी लड़की वंश आगे नहीं बढ़ाती है। तो उन्होंने कहा राजन आप गलत है, ये लड़की किसी के घर की बहू बनेगी तो राजकाट संभालेगी, ये लड़की अगर बाद में माँ बनेगी तो बच्चों को संभालेगी, ये अगर 2 घर में शादी होकर जाएगी 2 समाज को, 2 परिवार को, 2 गांव को, 2 देश को, 2 राज्य को संभालेगी। बेटियां भी इस देश में शासन कर सकती है, ये बात वहां पे उन्होंने बताया। हमारे लोग कहते हैं सम्राट अशोक पैदा होना चाहिए हमारे घर में नहीं, बाजू वाले के घर में। सम्राट अशोक ने संघमित्रा और महेंद्र को अपने घर में पैदा किया और विदेश पढ़ने के लिए, विदेश धम्म के प्रचार के लिए भेज दिया। हमने क्या किया? क्या हमने अपने घर में पैदा किया? हमें भी अपने घर में पैदा करना होगा, वो त्याग करना होगा जो त्याग महेंद्र ने और संघमित्रा ने किया था। वो राजपाट छोड़ के श्रीलंका प्रचार के लिए गए थे 5 साल धम्म के लिए, और आज भी श्रीलंका सम्राट अशोक की ही वजह से बुद्धिज्म बना हुआ है। और आज हम क्या कर रहे हैं? अब चलिए हम अपने यहाँ की बात बताते हैं। हमारे यहाँ क्या हो रहा है? हमारे यहाँ जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है और जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। आज अगर सम्राट अशोक के एम्पायर की बात करते हैं तो आज भारतीय संविधान में सम्राट अशोक के सारे अभिलेख सुरक्षित रखे गए। वो कैसे रखे गए हैं? कुछ मैं अभी जब रास्ते में आई तो मैं बहुत कुछ देख रही थी आप लोगों का, और यहाँ जब बैठी तो भी बहुत सारी चीजें मैं नोटिंग कर रही थी, क्या कहाँ से हमें आपको देनी है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि हम ऐसा कुछ भी करें जिससे सम्राट अशोक का अपमान हो। सम्राट अशोक ने जो लिपियां लिखी उस लिपि के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगी। मुझे पता है आप लोग बहुत थक गए हैं, आप लोग बहुत ज्यादा वर्क किए हैं, बहुत ज्यादा मेहनत किए हैं। मैं कुछ ही समय में अपनी बात को खत्म
कुछ जरूरी बातों को आपके बीच में छोड़ने का प्रयास करूंगी। सम्राट अशोक का जो अभिलेख, जो दीर्घ अभिलेख था, उसमें पहला अभिलेख था पशु हत्या निषेध। दूसरा जो उनका अभिलेख था, पूरी दुनिया में सबसे पहले अगर किसी ने मानव और पशु के लिए अस्पताल खोला तो सम्राट अशोक ने खोला। ये उनका दूसरा अभिलेख था। पूरी दुनिया में अगर किसी ने मानव और पशु के लिए अस्पताल खोला तो सम्राट अशोक ने खोला। और आपको ये ध्यान देना, आपका ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ, जो भारत का संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें आर्टिकल 48 ये कह रहे हैं कि कृषि पशुपालनों की वैज्ञानिक आधार पर संगठन बनाना बहुत जरूरी है। क्या हमने किया? नहीं किया। आगे 51(1) का जी है, उसमें कहते हैं प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंदर वन्य, झील, अन्य सारी चीजें आती, उसकी रक्षा संवर्धन हम करेंगे। हमने कभी किया? आगे आपको ये बताना चाहूंगी साथियों, सम्राट अशोक ने प्रजा को अपनी संतान की तरह रखा था। प्रजा को अपना संतान, अपना बच्चा मानते थे कि ये हमारे बच्चे हैं। अब अगर एक माँ के पास 2 बच्चे होंगे, क्या वो किसी के साथ ज्यादा, किसी के साथ कम व्यवहार करेगी? नहीं ना, दोनों के साथ तो इक्वल व्यवहार करेगी। क्यों इक्वल व्यवहार करेगी ना सर? तो अगर इक्वल व्यवहार करेगी तो उसी तरीके से सम्राट अशोक ने प्रजा को अपनी संतान माना और ये ऐलान किया अपने राज्य में, ऐलान ये किया कि मैं चाहे शयन कक्ष में हूँ, चाहे रनिवास में हूँ, चाहे स्नान गृह में हूँ, या मैं रण मैदान में हूँ, मैं किसी भी हालात में हूँ, प्रजा को अपनी फरियाद लेके मेरे पास आने की हमेशा अनुमति है। वो हमेशा मेरे पास अपनी अनुमति, अपनी फरियाद लेके मेरे पास आ सकता है और मुझे सुना सकता है, और मैं उसकी रक्षा के लिए अपनी जिंदगानी और जबानी लगाने के लिए तैयार हूँ। ये सम्राट अशोक का फरमान था। तो हम लोगों को ये बात जाननी होगी। 7वां अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है, आपको जानना चाहिए। 7वां अभिलेख आज यहाँ पे, आप अभी यहाँ पे ही उसका प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। 7वां अभिलेख जो यहाँ प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। 7वें अभिलेख में सम्राट अशोक लिखते हैं और लिखाते हैं, सभी जगह पे सभी संप्रदाय के मनुष्य निवास करें। सभी जगह पर सभी संप्रदाय के मनुष्य निवास करें, क्योंकि वो सब आत्मा की शुद्धि चाहते हैं। आर्टिकल 15 आपका कहता है, भारतीय संविधान में आर्टिकल 15 ये बता रहा है, किसी भी धर्म, जाति, मूल, वंश, जन्म स्थान के आधार पे आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे वो क्या जो कह रहे हैं, सभी जगह पे सभी संप्रदाय के लोग। वैसे तो सम्राट अशोक बुद्ध धर्म को बहुत मानते थे, बौद्ध धर्म को बहुत मानते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि सभी जगह पे सभी संप्रदाय के लोग, यानी वो किसी भी संप्रदाय के लोग हो, उनको जानने का अधिकार है, उनको अपनी अभिवृद्धि करने का अधिकार है। तो आर्टिकल 25 भी हमें ये कह रहा है, धार्मिक स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति, हम धार्मिक स्वतंत्रता कर सकते हैं, लेकिन राज्य और देश के खिलाफ कोई भी अधिकार या कानून पारित नहीं कर सकते। साथियों, इतना ही नहीं, 12वां अभिलेख भी वो कहते हैं, सभी संप्रदाय के लोगों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। ये यहाँ का प्रैक्टिकल है, आप इस बात को गौर करिएगा। मैं जो बात बता रही हूँ साहब, आप जरूर गौर कीजिएगा, क्योंकि आपसे बहुत लोग की उम्मीद जुड़ी हुई है। आपको बहुत लोग जानते भी, यहाँ सभी लोग को सब जानते हैं, लेकिन मैं आपको जानती थी और आपके थ्रू यहाँ पे आई, तो आपको भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मेरी बातों को, और भारतीय संविधान में जो डॉक्टर अम्बेडकर ने लिख के दिया वो हमें बताने का अधिकार दिया जा रहा है। तो मैं आज ये भी बताना चाहूंगी, शायद मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ, यहाँ जितने भी महिलाएं बैठी हैं, अगर हम मान सम्मान स्वाभिमान से बोल पा रहे हैं तो भारतीय संविधान ने हमें अधिकार दिया है, वरना हमें बोलने का अधिकार नहीं था। हमें कमर के ऊपर कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था। कभी बाबू साहब दिखाई देते ना, हम अपने दोनों हाथ ऊपर खड़ा करके रखते, नागेली ने अपने स्तन को कटाया था हमारे स्तन रखने के लिए। इतना महान काम हमारे भारतीय संविधान ने किया है। तो भारतीय संविधान में जो है वही मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि हम भारत के संविधान की बात क्यों कर रहे हैं। सम्राट अशोक लोग कल्याणकारी अधिकार चाहते थे, तो हमें उस बात को जानना होगा। तो उन्होंने कहा 12वें लेख में कि सभी संप्रदाय के लोग को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सभी धर्म शांति चाहते हैं, सभी धर्म वृद्धि चाहते हैं। लेकिन यहाँ मुझे कहते हुए थोड़ी सी दुख भी हो रही है।
हम अगर सम्राट अशोक के एम्पायर को खड़ा करना चाहते हैं, जब तक मुट्ठी नहीं बनेंगे तब तक काम नहीं होने वाला। मुट्ठी कैसे बनेंगे? किसी एक जाति संप्रदाय वर्ग के लोग इकट्ठा होकर मुट्ठी नहीं बन सकते, वो केवल उंगली बन सकते हैं। मेरी उंगली आपको दिखाई दे रही है ना? अगर मैं किसी को उंगली से मारूं तो चोट नहीं लगेगी, लेकिन मुक्के से मारूं तो इंसान का दांत भी टूट सकता है। तो मुक्का कैसे बनेंगे, ये मुट्ठी कैसे बनेगी? एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और महिलाओं को मुट्ठी बन के काम करना पड़ेगा। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोगों को एक होके काम करना पड़ेगा। सम्राट अशोक का जो एम्पायर खड़ा हुआ, वहाँ सभी जाति, सभी संप्रदाय के लोगों को सम्मान दिया गया। हमें भी ये पहल करनी होगी, तब जाकर के हम सम्राट अशोक महान के साथ न्याय करने का काम करेंगे। आगे आपको बताएं, जो लघु लेख लिखा, स्तंभ लेख, अभी तक मैं आपको शिलालेख के बारे में बता रही थी। शिलालेख क्या होता है? पत्थर पे, खुदा के बड़े बड़े पत्थर पे लिखाया गया था। और स्तंभ लेख होता है, जैसे ये आपका अशोक स्तंभ ये गोल गोल घूम रहा है, ऐसे वो शिलाएं होती थी, उसमें लिखी, खोद के लिखी जाती थी। तो बहुत सारी शिलालेख है, मैं उसमें आपको कुछ जो 7 छोटी शिलालेख लिखाई गई है उसमें आपको बताना चाहूँ। पहला जो स्तंभ लेख है उसमें कह रहे, मेरा सिद्धांत है धम्म के अनुसार शासन करना। बहुत बारीक चीज आपको बता रही हूँ, शायद ये बहुत कम मिले, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक कंपटीशन पे हूँ, तो मुझे ये सारी चीजें लिखनी पड़ती है मेरे एग्जाम में। मुझे बच्चों को बताना पड़ता है कि हम कैसे काम करें। तो उन्होंने कहा, मेरा सिद्धांत है धम्म के अनुसार शासन करना, मेरा सिद्धांत है धम्म के अनुसार प्रजा को सुख देना, मेरा सिद्धांत है धम्म के अनुसार साम्राज्य की रक्षा करना। और नैतिक रूप से इसमें संविधानवाद बड़े पैमाने पे झलक रहा है। शायद आप अगर इस चीज को संविधान से कंपेयर करेंगे, और यहाँ तक आपको बता दे, भारतीय संविधान अगर लिखा गया है तो सम्राट अशोक के लोक कल्याणकारी राज्य के से प्रेरणा लेकर के लिखा गया है। ये बात हमें समझनी और जाननी होगी। तो ये जो उन्होंने कहा, आर्टिकल जो 41 है, आर्टिकल 41 कहता है किसी विशेष दशा में काम, शिक्षा और सहायता की व्यवस्था राज्य करेगा। लेकिन राज्य कब करेगा? जब हमारे आपके सांसद विधायक होंगे, वहां पार्लियामेंट में कानून पारित करेंगे तब। हमारे आपके जो लोग हैं वो तो पारित ही नहीं करते। आप चाहते हैं, जो आपने जनशक्ति आज यहाँ दिखाई है, आप कॉर्पोरेटर क्यों नहीं बनाते? अपने समाज से निकालिए सांसद और विधायक, भेजिए वहां पार्लियामेंट में और कहिए आपके लिए लोक कल्याणकारी राज्य के लिए कानून और अधिकार बनाए। ये सिद्धांत बनाना पड़ेगा। अभी मैं सुबह जिस साहब के यहाँ रुकी थी, साहब के थॉट बड़े अच्छे थे। साहब ने जो थॉट बताया कि हम चाहते हैं मैडम, ये जो अभी हमारा रैली हुआ, इसका एक रिजल्ट आए। सम्राट अशोक ने जो काम किया उसका रिजल्ट दिखाई दिया, हमारे रैली का रिजल्ट भी दिखना चाहिए। तो आने वाले समय में हमारे समाज से लोग निकल करके आने चाहिए। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और महिलाओं को पार्लियामेंट में जाने की आज़ादी दी जाए, और यही जनशक्ति उस समय रोड पे निकल करके उनके आगे बढ़ने के लिए प्रचार प्रसार करेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। क्योंकि हम सम्राट अशोक महान और बुद्ध धम्म की बात कर रहे हैं, भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 41 ये भी कहता है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा भी हम बनाएंगे। ये भी धम्म क्या है? धम्म जैसे आज का भारतीय संविधान है, वैसे उस समय का धम्म था, बाकी कुछ नहीं है। अगर आपको धम्म पढ़ना है, धम्म समझना है, तो आपको भारतीय संविधान पढ़ना चाहिए। चौथा स्तंभ लेख, वो कहते हैं, मैंने दंड समता और व्यवहार समता को लागू कर दिया है। आपका आर्टिकल 14 कहता है, विधि के समान संरक्षण और विधि के समान समानता। अगर आप कानून के सामने खड़े हैं, आप चाहे महिला है चाहे पुरुष है, अगर आपने अन्याय किया है तो आपके साथ कोर्ट के अधिकार के साथ आपके साथ जो भी वो पनिशमेंट करेंगे वो मिलने का अधिकार, ये आपके आर्टिकल 14 में है। और सम्राट अशोक उस समय जब लोगों को ये दंड देते थे तो उनको वरीयता भी देते थे। 2 साल अपने कटघरे में केवल रखते थे और कहते थे, जैसे आज राज्य में राज्यपाल की शक्ति होती है क्षमादान की और देश में राष्ट्रपति की शक्ति होती है क्षमादान की, वैसे उस समय, मैं ये क्यों बता रही हूँ, आर्टिकल आपका जो 51 से लेकर के 78 तक है, ये राष्ट्रपति का है। उसमें मैं ये बात को क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आज भी वो चीजें हैं, हम देख नहीं पा रहे कि सम्राट अशोक का महान साम्राज्य आज हमारे बीच में उपस्थित है। हम उस चीज को समझ नहीं पा रहे, हमें समझने की जरूरत है। भाषाई प्रहार
नहीं पाएंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल छोटा सा देती हूँ, उसके बाद शायद समझ में आए कि भाषाई प्रहार क्या होता है। एक चुटकुला बताती हूँ। एक शब्द होता है ना कातिल, उर्दू का शब्द है कातिल, इसको हिंदी में मर्डर बोलते हैं, सॉरी हिंदी में इसको हत्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको मर्डर बोलते हैं, यही बोलते हैं ना। तो पत्नी सज धज करके सामने आई और पति से बोला मार्केट चल रहा। तो पति ने कहा बहुत कातिल लग रही है। अजय सर उन्होंने कहा कि बहुत आपने शायद मैम की कभी जो है बहुत बड़ाई की हो, तो मैंने कहा बहुत कातिल लग रही है। तो मैडम ने कहा ठीक है, मतलब पत्नी बोल रही है ठीक है, रुकिए थोड़ा कॉफी बना लेते हैं, पी के तब चलते हैं। और अगर पति ने कहा होता हत्यारी लग रही है, तो जो बेलन से वो रोटियां बनाती थी वो कहाँ गिरता आप सब समझ सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो भाषाई प्रहार है ये। ऐसे ही हमारे समाज में भाषाई सम्राट अशोक के जो महान उद्देश्य है उसका भाषाई प्रहार किया गया है। हमारे लोग छोटा सा एम लेकर के सोचते हमने बहुत बड़ा काम करे। नहीं साथियों, सम्राट अशोक का जो एम था बहुत बड़ा एम था। वो चाहते थे किसी को कोई तकलीफ ना हो। वो 5 साल के लिए लोगों को बाहर धम्म की देशना के लिए भेजते थे, उपदेश के लिए भेजते थे। जैसे आज अपने बच्चे को हम पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं, शिक्षा के लिए बाहर भेजते हैं, वो आज भी है। बस हमें समझने की जरूरत है कि हमारे अंदर भी वो चीजें, कल्याणकारी राज आज हमारे बीच में उपस्थित है। आगे 5वां स्तंभ वो लिखते हैं जीववध का निषेध। मैंने आपको पहले बताया वो दीर्घ लेख में भी था। 7वां लेख कहते हैं 2 तरह की वृद्धि चाहिए। कितनी तरह की? 2 तरीके। पहली धम्म के नियम के द्वारा, दूसरा इम्प्लीमेंटेशन अनुनय के द्वारा, जिसमें उन्होंने कहा जितने भी सार्वजनिक जगह है, वो चाहे कुआं हो, सड़क हो या किनारे, उसके किनारे बरगद के पेड़ और पीपल के पेड़ लगाए जाए और सराय बनाए जाए, लोगों के रहने के लिए रनिवास बनाए जाए, लोग वहां रह सके। आर्टिकल 38 आपका कह रहा है राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए ऐसे सामाजिक व्यवस्था की स्थापना और प्रयास करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए। ये उनका लेख था जो मैंने आपके बीच में बताया। इसलिए बताया कि सम्राट अशोक का जो सिलेबस है वो हमारे बच्चों की सिलेबस में नहीं है, तो हमें ये मीटिंगें लगा के आपको बताने की जरूरत पड़ रही है। और सबसे अहम बात महिलाओं को लेके बताएंगे। आज भारतीय संविधान ने जो अधिकार महिलाओं को दिया है, उन्हीं चर्चाओं के बाद मैं बात को खत्म करने की कोशिश करूंगी। ऑलरेडी 9:30 हो रहा है और आप सभी लोग सुबह से चल रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, आज 1 महीने से तैयारी कर रहे हैं। मैं वो बिल बताऊंगी जिस बिल से आज हमारी महिलाएं यहाँ बैठी है और आगे चल करके भी वो महिलाएं उसी भारतीय संविधान की वजह से डीएम, कलेक्टर, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनेंगे और बन भी चुकी। उस बिल का नाम हिंदू कोड बिल है। उस बिल का नाम हिंदू कोड बिल है। हमारी महिलाओं को हिंदू कोड बिल में जब अधिकार दिया जा रहा था, क्यों दिया जा रहा था? क्योंकि सम्राट अशोक महान ने उस समय महिला और पुरुष को बराबर का अधिकार दिया था, किसी को आगे पीछे नहीं रखा था। यहाँ तक कि उनकी 4 रानियां थी। उनकी जो पहली रानी थी, उनके नाम से आज बर्मा का जो विपස්සना सेंटर केंद्र है ना, सबसे बड़ा विपස්සना सेंटर केंद्र आज सम्राट अशोक की सबसे पहली रानी के नाम पे है। तो उन्होंने अपने समाज में, अपने घर में बराबरी का हिस्सा दिया था। वहीं से प्रेरणा लेकर के डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में हमारे लोगों को हिंदू कोड बिल का अधिकार दिया, हमारी महिलाओं को अधिकार दिया। हमारे लोगों को पता नहीं है हमारी शिक्षा की कीमत राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले ने चुकाई है। हमारे लोग को पता नहीं है हमारी शिक्षा की कीमत इस देश में 8 साल की गुड़िया ने चुकाई है। हम यहाँ अगर बोल रहे हैं, बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम महापुरुषों की बात आपको बताएं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम कहीं ना कहीं महापुरुषों के साथ गद्दारी करने का काम करेंगे, और मैं तो ये करने वाली नहीं हूँ। मुझे अगर फांसी भी कोई चढ़ा देगा तो महापुरुषों के नाम का कभी भी अपमान नहीं होने दूंगी, ना ही उनके साथ कोई बुरा व्यवहार। संविधान में इक्वलिटी बिफोर लॉ है। उसमें जब बिल लाया गया था, यही हमारे समाज के जो लोग थे, जो अपने आप को बहुत अच्छा मानते थे, अपने आप को बहुत महारत हासिल करने के लिए कहते थे, उन्हीं लोगों ने हमारे समाज के अनपढ़ लोगों को उस बिल के विरोध में सड़क पे उतार दिया।
उनसे सवाल किया गया, आप हिंदू कोड बिल का विरोध क्यों कर रही है? महिलाओं ने कहा, हमारे पति ने कहा है। बोले, अच्छा, आपके पति ने ऐसी कौन सी समस्या खड़ी कर दी, आप इस बिल का विरोध कर रही है? महिलाओं ने कहा, हमारे पति ने कहा है अगर हम इस बिल का विरोध नहीं करेंगे वो हमारी सौतन ले आएंगे, और हम नहीं चाहते हमारी सौतन आए। कोई महिला नहीं चाहती उसकी सौतन आए। तो वहां पे ये कहा गया, बताया गया, डॉक्टर अम्बेडकर ने ये बात बताई कि सम्राट अशोक महान ने जो काम किया, महिला पुरुष को बराबर का अधिकार दिया, मैं उनसे सीख लेकर के ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर रहा हूँ। धम्म जो बुद्धम में दिया गया है, भिक्खुनी संघ को समानता का अधिकार दिया गया है। जिस समय लोगों को गणिका को बहुत वैश्या कहा जाता था, गणिका, उसमें गणिका नाम था, आज उसका स्वरूप भाषाई प्रहार में आपको बार बार बोल रही हूँ, भाषा को समझने की कोशिश कीजिएगा। गणिका उसमें नाम दिया गया था। बोले, मैं उनको समानता का अधिकार देना चाहता हूँ, अगर वो आपकी सौतन लेके आएंगे तो संविधान के अंदर आप उनसे तलाक लेना और महीने का खर्चा भी लेती रहना, ऐसा कानून दिया। और क्या दिया? पहले बेटी की शादी बचपन में हो जाती थी, बेटी को बचपन में लोग विदा कर देते थे, बचपन में शादी कर देते थे। तो बचपन में जब शादी होती थी उस बिल में लिखा गया, अब लड़की की उम्र 18 साल, लड़के का उम्र 21 साल होगा। इस उम्र के बाद आप अपने बेटी और बेटे की शादी कर सकते हैं। इस उम्र के पहले अगर आपने बेटी और बेटे की शादी करी तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत जेल चले जाएंगे। पहले महिलाओं को कमर के ऊपर कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, उस बिल में यह दिया गया। अब महिलाएं शिक्षा लेकर के कोट पैंट टाई साड़ी सूट पहन करके इस देश में कानून व्यवस्था संभाल सकती है। और आप महिलाओं से कहना चाहती हूँ, आपके हाथ में बेलन सिर्फ रोटियां बेलने के लिए नहीं है, ये हाथ बंदूक पकड़ करके देश की सेवा सैनिक की तरह भर्ती करने के लिए भी है। आपके हाथ में ये बेलन केवल बेलन पर रोटी बेलने के लिए नहीं है, आपके हाथ में कलम होना चाहिए। जो लोग आपके साथ अन्याय अत्याचार करें उनके विरोध में आप जज बन करके और पार्लियामेंट में जा करके कानून बना के उनको वहां से विरोध कर सकती है। हमारी महिलाओं को ये बात जानना होगा। उस समय होता क्या था, जिन महिलाओं को बच्चे नहीं पैदा होते थे लोग उनको बांझ कहते थे, उनकी परछाई भी अपने ऊपर पड़ने नहीं देते थे। ऐसी महिला को पुत्र और पुत्री गोद लेने का अधिकार भी भारतीय संविधान ने दिया। इतना ही नहीं, हमारी महिलाएं जो शादी करके ससुराल जाती है और ससुराल जाने के बाद हम बहुत सारे दान देते हैं, यहाँ तक कि सबसे बड़ा दान लोग कन्यादान देते हैं। मैं एक लड़की हूँ, एक बेटी हूँ, मैं इस बात को अच्छे से समझ सकती हूँ कि इसमें क्या बीतती होगी। उस समय जो शादी होती है, उस शादी में इतने खराब खराब मंत्र पढ़े जाते हैं, जो हमें गालियां दी जाती, हम समझ नहीं पाते भाषा के आधार पर। अब हमने अपनी बेटी को दान दे दिया, हमारी बेटी ससुराल गई, उसके साथ अन्याय अत्याचार होगा तो क्या रिपोर्ट थाने में लिखी जाएगी? पहली बात तो लिखी नहीं जाएगी, दूसरी बात अगर लिखी भी जाएगी तो न्याय नहीं मिलेगा। न्याय के नाम पे हमारी बेटी की लाश आती है, न्याय के नाम पे हमारी बेटी जिंदा जलाई जाती है। तो हमें क्या करना होगा? हमें अपनी बेटी को अधिकार देना होगा। पिता और पति में बराबर का हिस्सा मिलेगा तो बेटी को जब अधिकार देंगे तो बेटियां अधिकारी बनेंगी। अगर आप अधिकार नहीं देंगे तो बेटियां क्या बनेंगी वो आप अंदाजा लगा सकती हैं। बेटी की शादी करेंगे तो बेटी स्टाम्प पेपर पर लिख करके दे, मम्मी और पापा मुझे आपकी संपत्ति में, आपकी जमीन में, आपकी जायदाद में हिस्सा नहीं चाहिए, तभी आपके पास अधिकार है, आप बेटे को सब दे सकते हैं। नहीं तो हम बेटियों के साथ आप लोगों ने अन्याय किया है। हम आपसे न्याय मांग रहे हैं कि हम बेटियों को बराबर का अधिकार दिया जाए, हमें भी पिता की संपत्ति में अधिकार दिया जाए। यहाँ बैठी महिलाएं क्या ये चाहती है? अगर आप नहीं चाहती है तो मैं ये मानती हूँ कि आप सम्राट अशोक के महान उन आदर्शों को नहीं मानते हैं जो वो माना करते थे। इतना ही नहीं, हमारे लोगों को आत्मरक्षा के लिए फ्री में लाइसेंसी हथियार का अधिकार है। किसके लिए? आत्मरक्षा के लिए। इस देश में एक दिन में 89 बलात्कार हो जाते हैं। हमारी 6 साल की बेटी, 4 साल की बेटी, 10 साल की बेटी, लोग क्या कहते हैं? अरे भैया बिटिया बड़ी हो गई है, बिटिया की शादी कर दो, जमाना बड़ा खराब है। ये कहते हैं ना, इसी के नाम पे शादी हो जाती है सर, राइट? कि बेटी की शादी कर दो, बिटिया बड़ी हो गई है, जमाना बड़ा खराब है। मैं कहती हूँ, मैं यहाँ बिस्किट बिस्किट कहूंगी आपका मुंह मीठा हो जाएगा क्या? मैं यहाँ गुड़ गुड़ कहूंगी तो आपका मुंह मीठा हो जाएगा?
नहीं ना, उसके लिए गुड़ खाना पड़ेगा तब मुंह मीठा होगा। हमारे समाज की क्या हालत है, हमारे समाज को हल्दी दिखाओ समाज पीला हो जाता है, हल्दी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे समाज में बेरोजगारी का मुद्दा उठाओ समाज को रोजगार मिल जाता है, बेरोजगारी खत्म करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो साथियों, जमाना खराब खराब कहने से ठीक नहीं होगा। जिन लोगों ने खराब किया उनके विरोध में हमें सड़क पे निकल के आना होगा, लड़ाई लड़नी होगी। वो लड़ाई केवल यहीं पे नहीं, पार्लियामेंट में जाके लड़नी होगी, सांसद विधायक बन के लड़नी होगी। हमारी महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए फ्री में लाइसेंसी हथियार का अधिकार अगर मिल जाए तो क्या हो। चंद लाइनों में आपको समझाने की कोशिश करूंगी, आप समझ जाएंगे। लोग कहते हैं साल बदल जाएगा तो हालात बदल जाएंगे। साल बदलने से हाल नहीं बदलने वाला, साल बदलने से हाल नहीं बदलने वाला। हाल बदलने के लिए समस्या हमारी है, समाधान हमें आपको मुट्ठी बन के SC ST OBC माइनॉरिटी और महिलाओं को मिलके करना होगा। एक शायर ने कहा है, महीने फिर वही होंगे सुना है साल बदलेगा। शायर ने कहा, महीने फिर वही होंगे सुना है साल बदलेगा, परिंदे फिर वही होंगे शिकारी जाल बदलेगा, वही कुर्बत वही हाफिज वही हाकिम वही कातिल, न जाने कितने वर्षों में हमारा हाल बदलेगा। साल बदलने से हाल नहीं बदलने वाला, हाल बदलने के लिए आपको अपने अधिकार मांगने पड़ेंगे, और आज अधिकार मांगने से नहीं मिलेगा, अधिकार छीनना पड़ेगा तब मिलेगा। आज ये समय वक्त आया है, हमें हमारा अधिकार छीनना पड़ेगा। वो अधिकार छीनने के लिए हमें अपने बेटी और बेटे को बताना पड़ेगा आपको संविधान में कौन कौन से अधिकार है। तो फ्री लाइसेंसी हथियार का अधिकार हमारी महिलाओं को, भारत के समस्त लोगों को है। मैं महिलाओं के संदर्भ में बात करना चाहती हूँ। हमारे पुरुष भाई तो लाइसेंसी हथियार खरीद लेते हैं या हाथ से छू लेते हैं, हमारी महिलाएं कहाँ देखती हैं, टीवी के अंदर ही लाइसेंसी हथियार है। कभी छुआ नहीं होगा हाथ से, लाइसेंसी हथियार का मतलब बंदूक होता है। कभी हाथ से छुआ हमारी महिलाओं ने नहीं छुआ है। चलिए मान लिया एक दो लोगों ने छुआ होगा, सभी लोगों ने तो नहीं छुआ होगा कि सबने छू लिया होगा। अपने समाज की हालत बता रही हूँ, OBC SC ST माइनॉरिटी की। अगर वो अधिकार हमें मिल जाए तो क्या होगा। सरकार का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, सरकार ने नंबर चला देते कि इस नंबर पे कॉल करेंगे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। चलिए उनका शुक्रिया आज हम अदा ही कर देते हैं। लेकिन मैं मेरे अनुमान से और भारतीय संविधान को पढ़ने के बाद ही आपको बताना चाहती हूँ, उनके द्वारा दिया गया नंबर काम करे या ना करे, वो लाइसेंसी हथियार के अंदर जो गोली होगी ना वो काम करे। हमारी महिलाओं के साथ रेप बलात्कार जंगलों के अंदर होता है, क्या मोबाइल का नेटवर्क काम करता है क्या? लेकिन वो लाइसेंसी हथियार में वो काम करेगा। तो हमारी रक्षा के लिए है, हमारी सुरक्षा के लिए है, हमें वो अधिकार मिलना चाहिए। हम OBC के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, पिछड़ी और महिलाएं यहाँ बैठी हुई है, हमें ये बात और जाननी समझनी होगी। हमें हमारे इस देश में अपनी गिनती करानी बहुत जरूरत है। इस देश में आज जैसे उस समय जो प्रोजेक्ट चलता था, आज इस देश में जानवरों के लिए प्रोजेक्ट बनता, अच्छी बात है। आपने चीता प्रोजेक्ट देखा, टाइगर प्रोजेक्ट भी हमारे समाज में आया ना, अभी लोग कानून लेकर के आए। लेकिन इंसानों के मान सम्मान का प्रोजेक्ट कब आएगा? जिस समाज को सम्राट अशोक ने कहा था लड़ो मान सम्मान स्वाभिमान के लिए, हम केवल लड़ते हैं रोटी कपड़ा मकान के लिए। अगर मान लिया जाए कोई व्यक्ति हमको बहुत अच्छा खाना खिलाए और 4 गाली दे दे तो क्या होगा? तब तो हम उनके पास नहीं बैठेंगे। लेकिन कोई अगर आधी रोटी खिलाए और प्यार से हमारे सर पे हाथ फेरे तो उसके पास हम रोज बैठेंगे। तो मान सम्मान की लड़ाई के लिए हमें हमारा सबसे पहले गिनती कराना बहुत जरूरी है। गिनती की कितनी बड़ी ताकत होती है आपको बताना चाहते हैं। जब घर में शादी होती है ना, अगर बेटी की शादी है तो बाराती से पहले फोन करके पूछते हैं कि कितने बाराती आने वाले, तो आप संख्या पाते हैं तो उस आधार पे हम मैनेजमेंट करते। आज आप लोगों ने रैली की तो आपने एक आंकड़ा लगाया होगा ना कि 10,000, 20,000, 50,000 लाख लोग हमारी रैली में आएंगे, उस हिसाब से आपने यहाँ का मैनेजमेंट किया होगा। वैसे अगर हमारी गिनती सरकार के पास नहीं होगी तो हमारे लिए शिक्षा में बजट, नौकरी में बजट कहाँ से पास होगा? उसके लिए अगर बजट पास करा तो हमें हमारी गिनती करानी बहुत जरूरी है। जैसे इस देश में जानवर की गिनती होती है, पेड़ की गिनती होती है, नदी नालों तालाब की गिनती होती है, वैसे हम सभी ये चाहते हैं हमारी भी गिनती सरकार कराए और हमारी गिनती करा के हमें संख्या के अनुपात में बराबर का अधिकार चाहिए।
जितने परसेंट हम महिलाएं हैं, जितने परसेंट हम शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जितने परसेंट हम ओबीसी के लोग हैं, जितने परसेंट हम शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, हमें वरीयता दे, हमें संख्या के अनुपात में बराबर का अधिकार चाहिए। और ये अधिकार नहीं दिया जाएगा तो हमने आज जो जनशक्ति यहाँ दिखाई है, ये जनशक्ति अधिकार छीनने के लिए कॉर्पोरेटर में जिताने के लिए लोगों को भेजेंगे कि आप जाओ और कानून बनाओ ताकि हमारे लोग को अधिकार मिले। अब आप सोच रहे होंगे कैसे होगा, एक एग्जाम्पल देती हूँ कैसे होगा। जंगल में शेर भी होता है, ये देख रहे हैं ना, ये ऐसे नहीं अशोक स्तंभ लिया गया। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपको, इनका दिमाग कैसे चलता है वो आपको बताते। एक शेर का दिमाग, एक बाघ का दिमाग कैसे चलता है आपको बताते। जंगल में शेर भी होता है और हिरण भी होता है। शेर के दौड़ने की जो क्षमता होती है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और हिरण के दौड़ने की क्षमता 90 किलोमीटर होती है। यानी शेर से ज्यादा हिरण दौड़ सकता है, लेकिन हिरण क्यों मारा जाता है? क्योंकि वो शेर दिमाग से दौड़ता है और वो जो हिरण है वो दिमाग से कम दौड़ता है, केवल रफ्तार बढ़ाता जाता है। तो किसके पास शक्ति ज्यादा है? शेर के पास। शेर के पास दौड़ने की क्षमता कम है लेकिन दिमाग क्षमता ज्यादा है। हिरण के पास दौड़ने की क्षमता ज्यादा है लेकिन दिमाग की क्षमता कम है। हमें अपनी दिमागी क्षमता पे विश्वास रखना पड़ेगा कि सम्राट अशोक महान ने 4 शेर के मुख दिए हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। आप चारों तरफ जा करके दहाड़ मार के आओ कि हम भी इस देश में डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, इंजीनियर, डीएम, कलेक्टर, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बना सकते हैं। तो ये आपको करना होगा। अब आप ये सोचेंगे इतना करने से कैसे होगा, हमारे अकेले करने से क्या होगा? दिमाग में आएगा ना, हमारे अकेले करने से क्या होगा? चलिए एक कहानी बता के बात को खत्म करो, क्योंकि मुझे आप 45 मिनट से आई थिंक सुन रहे हैं। एक बार एक जंगल था और जंगल में आग लगी। तो जंगल में आग लगी तो जंगल की चिड़िया ने सोचा मैं भी जंगल की सदस्य हूं, मुझे भी जंगल की आग बुझानी चाहिए। वो चिड़िया क्या करती, जंगल के बाहर जो नदी था वहां जाती, चोंच में पानी भरती और लाके उस जंगल की आग पर छोड़ती। जब वो छोड़ती तो पेड़ पे बैठा बंदर बोला, चिड़िया रानी क्या तुम्हारे चोंच भर पानी से जंगल की आग बुझ जाएगी? तो चिड़िया ने कहा, बंदर भाई मैं जानती हूँ मेरे चोंच भर पानी से जंगल की आग बुझने वाली नहीं है, लेकिन जिस दिन जंगल का इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम जंगल में की आग बुझाने वाले में से लिखा जाएगा और आपका नाम तमाशा देखने में से लिखा जाएगा। तो निर्णय आप सभी को करना है कि आपको अपना नाम सम्राट अशोक और भारतीय संविधान को बचाने में लिखाना है या तमाशा देखने में लिखाना है। इसी के साथ चंद लाइनों में बात खत्म करूंगी कि पत्थर आहों से पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। पत्थर आहों से पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। भारत के जर्रे जर्रे में हक अधिकार तुम्हारा है, कोई बुला बुला के दे देगा, इस धोखे में मत रहना, इस धोखे में मत रहना। इसी के साथ अपनी बात को खत्म करती हूँ। सभी को धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ मौका दिया, आप लोगों ने मुझे सुना, सभी का आभार, धन्यवाद। साथियों, जय संविधान, जय सम्राट। एक महान दुनिया की है किससे शान। हेलो, क्या बात है भाई, आज होगा कि अपने भी समाज में एक ऐसी महिला है जो इतने तेज तर्राक से बोलती हैं। तो साथियों, हम चाहते हैं कि उनके लिए इतनी तालियां होनी चाहिए कि इतनी तालियां होनी चाहिए कि एकदम पूरा सूरत गुजमाए होना चाहिए। आज के झरोखों से पूछिए, पत्थर पर उकेरे गए अक्षरों से पूछिए, अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं तो कलिंग के ध्वस्त खंडारों से पूछिए। साथियों, नालंदा की खंडार धिक्कार करके कहती, नालंदा की गुफा ननकार करके कहती, नाट का निशाना धमचक्र न भुलाना, शहीदी शहादत चित्कार करके कहती, चित्कार करके कहती, जय जय सम्राट, जय जय सम्राट, जय जय सम्राट।